वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल द सचिन क्लासेस। बच्चों चलिए हम लोगों का जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक कवर अप किया था, अभी चल रहा है आपका फर्स्ट चैप्टर ही, जिसमें कि बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों को मैंने अभी तक में टॉपिक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके मेरा वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे ये लिंकअप करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, हम लोगों ने टॉपिक में क्या क्या अपना देख लिया। सबसे पहले देखा मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट। फिर हम लोगों ने वहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स और लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस पढ़ा था। ठीक है, आगे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस के ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम्स में जनरली 3 नंबर में पूछता ही पूछता है। बोर्ड्स के पर्पस से ये टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक, 3 टॉपिक है यहाँ पे, कोई ना कोई एक टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं जहां पे नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज ऑल आर सेम। ये क्या होते हैं, ये सारे सेम है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है मैनेजमेंट का जो थोड़ा सा हटके है। हम लोगों ने इसके फीचर्स पढ़े थे, उसी फीचर्स के बेसिस में यहां पे मैनेजमेंट के नेचर को डिफाइन किया है। ठीक है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, मैनेजमेंट किस टाइप का होता है, तो वो चीजें देखिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास 3 टाइप में है। सबसे पहला कि मैनेजमेंट की स्टडी जब हम करते हैं तो एज अ साइंस कर रहे हैं, मैनेजमेंट की स्टडी एज एन आर्ट्स कर रहे हैं, या मैनेजमेंट की स्टडी एज अ प्रोफेशनल बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सुनिए ये 3 हमारे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस तरीके से जाना जाता है। सबसे पहला मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखिए बच्चों बहुत सारे हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट हैं या बहुत सारे हमारे यहाँ बिजनेस पर्सन हैं जो कि मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब कोई आदमी साइंटिफिक वे में, मतलब जैसा कहा गया है उसी के बेसिस में काम कर रहा है, जैसे मान लो पीछे किसी ने कुछ कह दिया। अब क्या होता है हमारे घर में क्या है, जैसे हमारे घर में जो परंपरा, जो कल्चर, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। हम कुछ न्यू चीज यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं के कहे अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो दिस इज नोन एज साइंस। कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट जो पीछे से होते आ रहे हैं। और अगर मैं अपना नया तरीका अपनाता हूं, नया तरीका मतलब भाई जैसे मान लो कुछ रिचुअल्स चेंज कर दिया, ठीक है, मेरे यहाँ कुछ अलग हो गया, आपके यहाँ कुछ अलग हो गया, तो अपने हिसाब से जब हम नॉलेज के बेसिस में, अपनी स्किल्स के बेसिस में उसको डेवलप करते हैं तो वो हो जाएगा एज एन आर्ट। इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी 2 फर्दर पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहला मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखिए शुरू करें, लिखा है साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज based on logically observed finding facts and events। क्या बोला, फिर से सुनिएगा ध्यान से। Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge। What is science? ये तो कोई बच्चे से पूछेंगे तो साइंस का मतलब तो बता देगा। साइंस क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको कि पूरी तरीके से पढ़ा गया है। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि ये कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, कई सारे फैक्ट्स पे बेस्ड है। ये नहीं कि मैंने ये कह दिया तो बस ये साइंस बन गई, नहीं, उसको प्रूव करके आपको दिखाना पड़ता है। इसके बाद लिखा है बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। साइंस क्या होता है, ये लॉजिकली ऑब्जर्व्ड है, मतलब कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, कई बार फैक्ट्स एंड इवेंट्स को सर्च करने के बाद तब जाके कहीं ना कहीं साइंस पे फोकस किया जाता है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो साइंस एक ऐसी चीज है जो कि आपके नॉलेज पे बेस्ड है और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिक पे बेस्ड है। यहां पे किसी का दिमाग नहीं चलेगा, किसी की स्किल का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज साइंस, तो पढ़ लिया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय साइंस कैसा होता है। तो सबसे पहला दिया है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए बच्चों मैं सीधी सी बात आपको बताऊं, एक मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक कुछ आइडिया नहीं है किसी भी टॉपिक में तब तक वहां पे हाथ नहीं डालना चाहिए, है ना।
कहते हैं ना भाई तो तुमको नहीं पता ना, चलो साइड निकलो। तो यही काम है भाई, साइड निकल जाओ, उसमें भलाई है आपकी। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब अगर आप मैनेजमेंट को साइंस के बेसिस पे लेके जा रहे हो, क्या बोल रहा हूं, अगर आप मैनेजमेंट को साइंस के बेसिस पे लेके जा रहे हो तो एक टर्म कंसेप्ट समझना, क्या, कि साइंस में तभी कूदोगे जब आपके पास पूरी नॉलेज हो। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब कि आपको पूरी तरीके से उस चीज के बारे में नॉलेज हो। अब एक आर्ट्स के बच्चे को आप ले जाओ केमिस्ट्री लैब, अब वो केमिस्ट्री लैब में उसको सिर्फ लिक्विड दिखेगा, पानी दिखेगा, उसको कुछ मालूम नहीं है क्या है ये, क्या है वो, क्या है। बचपन में 10th या 9th में जब उसने कुछ काम किया होगा वही चीज याद रहेगा बस, लेकिन उसको 11th 12th में क्या होता है कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके पास ये नॉलेज फुल ऑफ साइंस नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला, साइंस में तभी आदमी जाएगा, तभी हर चीज के बेसिस में वहां पे डील करेगा जब उसके पास कंप्लीट वे में नॉलेज अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, साइंस के बेसिस पे और आर्ट्स के बेसिस पे प्रिंसिपल्स भी डिफाइंड है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जितना भी बनाया है, एफडब्ल्यू टेलर है, उन्होंने बनाया है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस में क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब बारी ये आती है कि भाई बनाया कैसे गया उसको, तो बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो प्रिंसिपल्स बनाया जाता है। देखो लिखा है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, अब जैसे न्यूटन का लॉ है, ग्रेविटी लॉ है, बहुत सारे लॉ हैं आपके पास, है ना। तो ये सारे लॉ जो है, ये सारे लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस में डील करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में। ये नहीं कि बस इसका सुना और उठा के लिख दिया, नहीं, साइंस एक्सपेरिमेंट के बेसिस में डील करता है, तो प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट के बेसिस में ही डील करेगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेशन या यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी बोल सकते हो। देखो बच्चों, हम साइंस को सबको ही मानते हैं, सबको ही जानते हैं, कोई साइंस की कही हुई बात को मना नहीं करता, है ना। हाँ, कुछ फैक्ट अलग है, जैसे साइंस कहता है भगवान नहीं है, तो यहां पे एग्जांपल बताऊं, कुछ यूनिवर्सल फैक्ट की बात अगर करो तो साइंस एक ऐसी चीज है या साइंटिफिक टर्म्स एक ऐसा टर्म है जहां पे हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। हम हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। कि साइंस इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल, कि हर जगह वो एप्लीकेबल है, हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब आपको मोबाइल लिए हो, आपने किसी को कॉल लगाया, तो हर किसी को मालूम है कि कॉल आया तो कॉल रिसीव करना है। क्यों रिसीव करना है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन है, वो माना वो चीज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हर जगह लिखा हुआ है, याद रखिएगा, लिखा है अमंग दीज ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक में से सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो पॉइंट है, यही आपके मैनेजमेंट में दिखता है। ठीक है, यही आपकी क्या है, मैनेजमेंट में दिखता है, क्योंकि यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला जो पोर्शन है ये तो साइंस के बेसिस पे है ना। अब कहीं भी मैनेजमेंट की बात करो साइंटिफिक वे में, अब जैसे मान लो कंप्यूटर पे काम चल रहा है, ठीक है, तो हर जगह कंप्यूटर पे काम एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद प्रिंसिपल्स, भाई इनके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे मान के चलता हूं भाई, एक होटल मैनेजर है, ठीक है, होटल मैनेजर क्या करता है कि वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद काम नहीं करेगा, उसको मालूम है कि ये जो काम मेरे यहाँ हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद आया है। तो इसीलिए दोनों फीचर खाली मैनेजमेंट में चलेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो यहां पे आ गया मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। तो साइंस का मतलब समझ में आ गया। अब पोर्शन है मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स का। बच्चों देखो, आर्ट्स की बात अगर मैं करूं तो आर्ट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। आर्ट का हिंदी में मतलब बताओ तो सिंपल सा पॉइंट है, कला। कला मतलब पर्सन के अंदर की स्किल्स। लिखा है आर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। फिर से पढ़िए, लिखा है आर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेम वही वाला पॉइंट है, आर्ट्स में भी आदमी तभी जाएगा जब उसको कंप्लीट वे में उस चीज के बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि भाई वो भी एक तरीके का टर्म है। ठीक है, व्हिच रिक्वायर्स, अच्छा ये किस टाइप का होता है, यहाँ पे तो आपको ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स मिलती है। ये किस टाइप का होता है, यहाँ पे ऐसी नॉलेज चाहिए आपको जो कि स्किलफुल हो, क्रिएटिव हो और कई बार प्रैक्टिस करने के बाद बनी हो। साइंस, एक कहावत है ना, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं ना कि मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं, एंड अ वुमेन टू। भाई ऐसा ना हो ना कि गर्ल्स भी बोलने लगे कि हम लोग नहीं है क्या,
तो एक सिंपल सा सेंस यहाँ पे है कि आर्ट्स की बात अगर मैं करूं तो आर्ट्स का एक टर्म यहाँ पे ये आता है कि आर्ट्स अगर कोई भी आदमी अपना रहा है तो उसके अंदर की स्किल्स, नॉलेज एंड क्रिएटिविटी का फोकस किया जाता है। अब दोनों पे एक छोटा सा कंपेयर करता हूं, ठीक है। अगर मैं मैनेजमेंट को साइंस की तरीके से कर रहा हूं तो मैं जैसा चला आ रहा है वैसा ही करूंगा, नया कुछ नहीं करूंगा। क्या बोला? जैसा चला आ रहा है वैसा ही करूंगा, नया भी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब किसी ने कहा था कि भाई ये जगह पे ये होना चाहिए तो मैंने भी इस जगह पे यही लगाया, मैंने कुछ नया नहीं किया। लेकिन साइंस के बाद आर्ट्स की बात आते हैं तो मैं अपना जैसे मान लो कोई सिस्टम ओपन कर रहा हूं, मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कहानी ज्यादा डाली, समझ में आ रहा है? अपनी कहानी ज्यादा डाली, अपनी नॉलेज ज्यादा डाली, तो वो चीज यहाँ पे आपका आ जाएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स में, ठीक है। अब देखिए आर्ट्स के यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात करें तो फीचर्स का पहला पॉइंट दिया है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वही चीज है सेम जो यहाँ पे आपने पढ़ा कि कंप्लीट वे में आपके पास अगर नॉलेज अवेलेबल है तभी आप आर्ट्स में कूदोगे, वरना वही चीज है भाई, नहीं कूदेंगे, ठीक है। फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है, इसको आप ध्यान से समझना। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आर्ट्स एक ऐसी चीज है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। देखो ये थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है, फिर बता रहा हूं, थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है। अब हर आदमी के पास सेम नॉलेज तो है नहीं। इसका मैं एग्जांपल दूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो किसी और टीचर का आपने वीडियो देखा, किसी और टीचर से आप पढ़ रहे होगे, वो अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। यही चीज यहाँ पे है कि जो साइंस होती है वो तो कोई भी आदमी एक्सेप्ट करेगा ही, सेम तरीके से पढ़ाएगा, अलग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हर पर्सन की क्रिएटिविटी, हर पर्सन का टर्म्स अलग अलग होता है। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती, इसी तरीके से आर्ट्स एक ऐसी चीज है जहां हर आदमी सेम लेवल पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर आदमी का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब अलग अलग पर्सन, अलग अलग टर्म्स चलते हैं इनके। फिर आते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी जो आपका आर्ट्स है ये बार बार प्रैक्टिस और बार बार क्रिएटिविटी पे डील करता है। ऐसा नहीं कि बस एक बार काम हो गया तो हो गया, नहीं, इसमें कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात यहाँ पे आती है कि एक बार बस हाथ चलाया तुरंत ड्राइंग बन गई, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है, ऑल द फीचर्स आर प्रेजेंट अंडर द मैनेजमेंट। इनके सारे फीचर्स मैनेजमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि हर आदमी मैनेजमेंट में अपनी तरीके से काम करना चाहता है, क्योंकि मैनेजमेंट के टर्म। अब एक शेफ का एग्जांपल ले लेते हैं। शेफ डेली कुछ ना कुछ नया नया प्रैक्टिस, नई नई स्किल, नई नई क्रिएटिविटी करता रहता है। तो यहाँ के तीनों फीचर्स आपके ये मैनेजमेंट के बेसिस में डील करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा दोनों में से बेस्ट है, आर्ट्स या साइंस? तो बच्चों बहुत सारे पर्संस ने आज तक नहीं डिफाइन कर पाए ये चीज कि साइंस अच्छी है कि आर्ट्स अच्छी है। उन्होंने कहा दोनों चलता है, आप साइंस पे चला लो, आप आर्ट्स पे चला लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर डील करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि अमंग दीज टू आर्ट्स एंड साइंस व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक? तो आप लिखोगे बोथ द टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट पर्संस आर बेस्ट। दोनों टेक्निक आपकी बेस्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु चूजेस दैट। जो उसको चूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे उसको यूज करता है वो। अब आते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बच्चों बता दूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट तो आपके ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपके कोर्स में है, आपके टॉपिक में है, तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन इसका मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, पहला वाला फीचर छोड़ के बाकी सारे फीचर मैनेजमेंट पे आज तक ना आए हैं ना आएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। क्लास 11th में आपने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों का मतलब पढ़ा होगा। तो लिखा है प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। सबसे पहली चीज, प्रोफेशन क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। बच्चों ऑक्यूपेशन का मतलब तो क्लास 12th में नहीं समझाना पड़ेगा ना, ऑक्यूपेशन मतलब तो आप जानते होंगे क्या है। ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या बोला? ये ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने की। अब जैसे एमबीए का कोर्स है, ठीक है, मैनेजमेंट में किसी पर्सन को जाना है, मैनेजर बनना है, तो उसको एमबीए का कोर्स करना पड़ता है। आपने देखा होगा होटल मैनेजर्स वगैरह का भी कोर्स होता है, तो उसको एमबीए का कोर्स करना होता है, ठीक है। अब एमबीए का कोर्स हर कोई तो नहीं करता ना, लेकिन ये दिया है कि आगे जाके देखो ये आ भी सकता है
ये कंपलसरी भी कर सकते हैं कि होटल मैनेजर वही बनेगा जो IHM का कोर्स किया है या जो HM का कोर्स किया है, ठीक है। तो समझना अभी मैनेजमेंट में नहीं है ये, अभी भी इंडिया में बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे होटल चल रहे हैं जहां पे मैनेजर्स की नीड नहीं है। मतलब एक ऐसे मैनेजर जो कि फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल हो, उसकी नीड नहीं पड़ती, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका काम चल रहा है आराम से। तो यहां लेकिन बताया कि प्रोफेशन ऐसी चीज होती है जिसमें कि आपके पास जब तक उस ऑक्यूपेशन में जाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज या ट्रेनिंग नहीं अवेलेबल है, तब तक आप वहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर बनना है तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री, MBBS की डिग्री होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब इसके फीचर्स की बात कर ले, पहला सेम वही है जो यहाँ वही चीज यहाँ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जब आप प्रोफेशनल बेसिस पे कोई भी चीज को अचीव करते हो तो प्रोफेशनल बेसिस पे आपको पूरी तरीके से वो चीज सिखाई जाती है। नहीं सीखोगे तो भाई आपके लिए आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब एक डॉक्टर को अगर मान लो डॉक्टरशिप पूरी पढ़ी है, सुई लगाना नहीं आया उसको, तो क्या मतलब भाई उसका डॉक्टर बनने का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का पॉइंट थोड़ा सा अजीब है। अजीब का मतलब क्या है? अलग है। मतलब अगर कोई भी पोस्ट किसी ऐसे पर्सन के लिए बनी है जिसको कि उसके पास अगर वो डिग्री है तभी अचीव कर सकता है ना, तो वो पोस्ट आपकी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में देखने को मिलेगी। मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज सबके लिए ओपन नहीं है, ठीक है, या प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन सबके लिए ओपन नहीं है। जो पर्सन के पास स्पेशल डिग्री है, स्पेशल नॉलेज है, खाली वही यहां पे आ सकता है। अभी मैंने कहा ना, मान लो मैनेजमेंट में मैनेजर्स के लिए बोल दिया गया कि जो भी MBA किया है खाली वही मैनेजर यहां पे आएगा। क्या बोला? जो MBA किया है खाली वही मैनेजर आएगा। अब भाई ढूंढा जाएगा कौन MBA, नॉन MBA वालों को तो अलग से हटा दिया जाएगा पहले, जो MBA नहीं किए हैं, फिर जितने भी MBA किए खाली उन्हीं को यहां पे एंट्री मिलेगी। तो ये हो गए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। फिर दिया है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब आपने सुना होगा कि आपको अगर मेडिकल की डिग्री चाहिए तो क्या शायद ICMR से आपके पास वहां पे होना चाहिए, है ना भाई, ICMR की डिग्री होनी चाहिए। CA बनना है तो ICAI की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। CS बनना है तो ICSI की डिग्री होनी चाहिए। लॉ करना है तो बार काउंसिल की डिग्री होनी चाहिए। अब ये बार काउंसिल, ICMR या ICAI, ICSI क्या है? ये आपके प्रोफेशनल एसोसिएशंस है। जैसे MBA करना है अगर आपके पास, तो मान लो MBA की डिग्री तो कहीं से भी आपको मिल जाती है, UPTU हो गया या आपको बहुत सारे IIM हो गए, इनसे डिग्री मिल जाए। मतलब यहाँ पे इस चीज को करने के लिए आपके पास एक स्पेशल प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए। फिर आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलते हैं। अभी इन दोनों में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिखाया आपको। ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो है, प्रोफेशनलिज्म जो है, ये आपका कुछ एथिकल कोड्स के ऊपर चलता है। जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री जिसके पास है खाली वही ये जॉब कर सकता है। इसका मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब एग्जांपल बताऊं, क्लास 12 में पास होना है तो यू हैव टू अचीव मिनिमम 33% मार्क्स। आपको 33% मार्क्स कम से कम लाने दिस इज एथिकल कोड, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड है। फिर दिया सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब ये ऑक्यूपेशन के लिए होता है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स आपने कर लिया। अब CA है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये क्या कर रहे हैं? सर्विस ही तो दे रहे हैं खाली। तो ये सर्विस मोटिव के बेसिस पे होता है बस। अब बता दूं, पहला वाला पॉइंट छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट अभी तक हमारे प्रोफेशनल में मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब धीरे धीरे करके ये मैनेजमेंट में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के आगे। भाई कोशिश करता हूं नेक्स्ट टर्म पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, वरना आराम से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो मेरे से। चलिए।